हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ने जो आरआई यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के थ्रू जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और जो नॉर्मल 2 ईयर का जो बीएड होता है उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप में से जो भी बच्चा 12th पास है और वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेना चाहता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और वो जो 2 ईयर का जो बीएड होता है या इंटीग्रेटेड एक बीएड होता है जिसमें बीए प्लस एमएड दोनों प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए भी अगर आप जाना चाहो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ज़्यादा फोकस जो करने वाले हैं वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के ऊपर करने वाले हैं और जो नॉर्मल बीएड है 2 ईयर वाला उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आरआई है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये हमारे देश की प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आती है जो कि बीएड से रिलेटेड कोर्सेज कराती है और टीचिंग से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन जो भी फॉर्म होते हैं हमारे देश में सबसे पहले यहीं पे इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने अगर आरआई का नाम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो बहुत ही दुखद बात है ये आपको पता होना चाहिए आरआई के बारे में, क्योंकि हमारे देश की एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो कि टीचिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। तो यहाँ से अगर आप बीएड कर लेते हो, चाहे वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड हो या नॉर्मल 2 साल का जो बीएड है वो अगर आप यहाँ से करते हो तो आप देखना आपका करियर कितना अच्छा बूस्ट होता है, कितना अच्छा रहता है, क्योंकि ये हमारे देश की सबसे टॉप मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आता है जो बीएड है उसके अंडर। यानी बहुत सारे अगर आप बच्चों की बात करें तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीछे भागते हैं, बीएचयू यूनिवर्सिटी के पीछे भागते हैं। सच बता रहा हूँ मैं, आरआई उन सब के सामने बहुत ऊपर है। ठीक है, आरआई का अलग ही इसकी स्टेटस है, अलग ही चीज़ है ये। तो अगर आप यहाँ से अगर अपनी बीएड करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको आगे करियर में अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो ये तो मैंने ब्रीफली आपको आरआई के बारे में बता दिया। अब देखो आरआई जो आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोवाइड करता है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि मैंने आपको बताया 12th पास है। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले सकते हो। बट ध्यान रखना 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में जो आरआई है वो बीए बीएड करवाता है और बीएससी बीएड कराता है, बीकॉम बीएड नहीं कराता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अगर आपको बीकॉम बीएड करना है तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बाकी जनरल बीएड आप कर सकते हो जो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में आपको समझा दूंगा। बाकी एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे इसकी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है ध्यान रखना 30 जून 2024 रखेगी, यानी 30 जून से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। तो अगर आप 12th पास और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो या अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो 2 ईयर जो बीएड उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो 30 मई से पहले आपको फॉर्म जरूर फिल कर लेना है। चलो बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो यहाँ पे बता रखा है। बीएससी बीएड करवाया जा रहा है जो कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए बीएड जो कि 4 साल का कोर्स है, एमएससी एड जो कि 6 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। ऑब्वियसली बात है अब में से मोस्टली बच्चे इसके लिए नहीं जा रहे होंगे। मैं आज की क्लास में मेन इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, इन 3 कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आप बीएड एमएड कर सकते हो जो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये भी आप कर सकते हो। नॉर्मल जो बीएड होता है 2 साल का वो आप कर सकते हो, नॉर्मल जो एमएड होता है वो भी आप कर सकते हो 2 साल का। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज है जो कि आरआई में आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब एक एक करके सभी कोर्सेज के बारे में समझ लेते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे कैसे आपको इसमें एडमिशन लेना है। देखो सबसे पहले अगर बात करें बीएससी बीएड की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपको 4 साल तक आप 12th के बाद कर सकते हो और 4 साल आपका लगता है इस कोर्स को करने में। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो आरआई की बात करें तो हमारे देश में लगभग 5-6 आरआई है, तो उसमें अलग अलग जगह पे कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो आरआई है उसमें अगर आपको बीएससी बीएड करना है तो उसके लिए आपका साइंस बैकग्राउंड से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो आप बीएससी बीएड नहीं कर सकते। और बीएससी बीएड में भी बेसिकली 2 स्ट्रीम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 स्ट्रीम आपको प्रोवाइड की जाती है, एक फिजिक्स साइंस ग्रुप है और एक बायोलॉजी साइंस ग्रुप है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो जो हमारा बीएससी बीएड है उसमें आरआई जो भुवनेश्वर और आरआई जो मैसूर है, ठीक है, हमारे बहुत सारे आरआई तो ये रीजन वाइज डिवाइडेड है। तो एक भुवनेश्वर के अंदर अगर बात करें फिजिकल साइंस ग्रुप में 55 सीट्स हैं और बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप में 55 सीट्स है। मैसूर के अंदर बात करें तो उसमें भी 55 और 55 सीट्स है। तो ये तो होगी नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बात करें बीए बीएड के बारे में, जो बीए बीएड है जो 4 साल का आपका कोर्स है उसमें भी सेम चीज़ है। अच्छा, बीए बीएड में कोई भी एडमिशन ले सकता है, चाहे आपने साइंस से अपनी 12th पास कर रखी हो, कॉमर्स से पास कर रखी हो या आर्ट्स से पास कर रखी हो, बीए बीएड में कोई भी एडमिशन ले सकता है। ठीक है, ध्यान रखना बीएससी बीएड करने के लिए आपकी 12th में साइंस होनी ज़रूरी है। अगर आपने साइंस से नहीं कर रखा जो 12th है तो आप बीएससी बीएड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यानी कोई सोचेगा आर्ट्स का स्टूडेंट या कॉमर्स का स्टूडेंट मैं बीएससी बीएड कर लूँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है या कॉमर्स का स्टूडेंट है या साइंस का स्टूडेंट है और वो चाहे बीए बीएड में एडमिशन लेना, बिल्कुल पॉसिबल, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई बात। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर बात करें बीए बीएड के अंदर नंबर ऑफ सीट्स की, तो आप देख सकते हो जो भुवनेश्वर
भुवनेश्वर वहाँ 55 सीट्स है BA BEd में, और जो मैसूर है वहाँ पे भी 55 सीट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे BSc ये इसकी बात होगी, इसकी तो हमें बात करनी नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में नहीं ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाता है जो नॉर्मल BEd है जो कि 2 साल का है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितनी सीट्स है आपको पता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन किया है। इसके लिए क्या है, सिंपल से आपकी 12th पास होनी चाहिए, और 12th में आपकी ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, और वही अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स कर रखा है जैसे बीटेक या इस टाइप से, तो उस केस में आपको 55% चाहिए, अदरवाइज 50% है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हो। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इसमें 2 ग्रुप है आपके पास, साइंस एंड मैथमेटिक्स और एक सोशल साइंस ग्रुप है। अब नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग RI में कितनी है, ठीक है। आप देख सकते हो हमारे देश में ये सारे RI है जो कि ये सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। भोपाल है, अजमेर है, ठीक है, भुवनेश्वर है, मैसूर है, शिलोंग है, ठीक है। तो ये टोटल 5 RI है जहाँ से आप नॉर्मल जो 2 ईयर का जो BEd है वो कर सकते हो। आप साइंस मैथमेटिक्स ग्रुप में भी कर सकते हो और सोशल साइंस या लैंग्वेज ग्रुप में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे पूरा आपको नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बाइफर्गेशन दे रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। एमएड के बारे में मोस्टली आप में से कोई जानना नहीं चाहेगा तो उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करने वाले। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसके बारे में पीछे मैं बता रहा था। अगर आप BSc BEd करने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप BSc BEd करने के बारे में सोच रहे हो तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 ग्रुप है, एक PCM ग्रुप है, ठीक है। PCM ग्रुप से अगर आप करने जा रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपकी 12th में होनी ज़रूरी है, ठीक है। वही अगर आप CBZ ग्रुप से करने जा रहे हो तो उस केस में आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, या जूलॉजी, ये इस टाइप के सब्जेक्ट आपके 12th क्लास में होने ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी की जगह पे अगर जूलॉजी इस टाइप के सब्जेक्ट है तो भी चलेगा, या बायोटेक्नोलॉजी है तो भी चलेगा, वो एक ही बात आती है। बायो का मतलब B का मतलब यहाँ पे बायोलॉजी भी है और बायोटेक्नोलॉजी भी है, एक ही बात है वहाँ पे। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप PCM ग्रुप में जाना चाहते हो तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए, और अगर आप CBZ ग्रुप में जाना चाहते हो तो केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स ये होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको पता है आपकी 12th पास होनी चाहिए, और मैंने बता ही दिया कि आपके 12th में अगर ये सब्जेक्ट है तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। और रही बात अगर BA BEd की बात करें तो BA BEd में तो सिंपल सा है, जैसे कि मैंने आपको बताया BA BEd कोई भी कर सकता है, चाहे आपने साइंस से कर रखा हो, कॉमर्स से कर रखा हो, यहाँ पे देख सकते हो साइंस से कर रखा हो, कॉमर्स से कर रखा हो, आर्ट्स स्ट्रीम से कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना, वो इन 2022-23 एंड अपेयरिंग जो भी 2024 के वही कंसिडर किए जाएंगे, यानी जो बच्चा 2021 में अगर आपने 12th पास किया तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। 2022 वाला कर सकता है, 23 वाला और 24 वाला कर सकता है, इसके अलावा बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल BEd, ठीक है। नॉर्मल BEd की मैंने एलिजिबिलिटी आपको बता दी। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन का रखा तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड इन मैथ में बीटेक या इस टाइप के कोर्स के रखे तो 55% मार्क्स को चाहिए होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। मोस्टली आप में से जो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हो मेरे ख्याल से वो 4A इंटीग्रेटेड जो BEd है, जो 4 साल का होता है, जिसमें BSc BEd और BA BEd प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में मोस्टली बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे। उन बच्चों को मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, आपको पता ही होगा अभी 15 मई को जो NCT यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि 4A इंटीग्रेटेड BEd का होता है उसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं। आप में से मोस्टली बच्चों ने जो 12th पास कर चुके हैं उन्होंने ज़रूर उसका फॉर्म फिल किया होगा। उन बच्चों को मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहूँगा आपको RI का भी फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, ताकि आपके पास एक डुअल अपॉर्चुनिटी आ जाए। RI का भी फॉर्म फिल करो और प्लस आपने NCT का फॉर्म फिल तो कर ही रखा है। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है, अगर आप देखोगे NCT जो है उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, 12 जून को होने वाला है। और अगर बात करें ये जो RI का जो एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है तो वो 16 जून को होने वाला है। देख सकते हो एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल आसपास में ही 4-5 दिन का डिफरेंस है बस। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, आप एक की प्रिपरेशन करोगे दोनों आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। इससे फ़ायदा यही होगा कि अगर बाई चांस भगवान न करे अगर आपका एक में नंबर नहीं आता है, NCERT में नहीं आता, NCT में नहीं आता तो आप RI में जा सकते हो, RI में नहीं आता तो आप NCT में जा सकते हो। तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी होगी, इससे आप आराम से कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। भगवान करे आपका दोनों में ही अगर एडमिशन हो रहा है तो जिसमें आप चाहते हो, जो आपके घर के आसपास है और जो सबसे बेस्ट कॉलेज है उसी में आप एडमिशन लेना, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो आपको मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करूँगा 30 मई जो है इसकी लास्ट डेट है, 30 मई से पहले इसके भी फॉर्म ज़रूर फिल कर लो, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। क्लियर ये चीज़, आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। और रही बात यहाँ पे BSc BEd 4A इंटीग्रेटेड BEd इन सब के सिलेबस की बात करें कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा तो वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया 12th पास होना चाहिए,
4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के लिए, और 2 ईयर बीएड जो है उसके लिए ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। जैसे बीएससी बीएड करना है तो आपकी 12th पास होनी चाहिए, साइंस बैकग्राउंड में लिखा हुआ है यहाँ पे। पीसीएम के अंदर मैंने अभी आपको बताया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, और दूसरे के लिए आपको क्या चाहिए, पीसीबी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी बीए बीएड के लिए तो मैंने बता दिया, कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, सारे कोर्सेज जो है वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं मेन सिलेबस के ऊपर। सबसे मेन तो सिलेबस है कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना, आपसे जो टोटल है ना 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टोटल। अगर एग्जाम की बात करें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से किस सेक्शन से कितने पूछे जाते हैं वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बेसिकली इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश में आपके क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है सेक्शन, यानी जो कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला वो सेक्शन आपका चेक किया जाता है। वोकैबुलरी चेक की जाती है, प्लस ग्रामर चेक की जाती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कंप्लीट इंग्लिश कंप्लीट करनी है, ठीक है। जिसमें आपका जो अनसीन पैसेज आते हैं, कंप्रिहेंशन आता है, वो आपको अच्छी तरह से टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो ग्रामर पोर्शन है वो अच्छी तरह से सारी चीज़ें आनी चाहिए। ग्रामर का हर एक पोर्शन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, जिसमें आपने देखा होगा एरर फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है, जंबल वर्ड्स करके आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी से रिलेटेड इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है। तो आपको इंग्लिश के अंदर A to Z सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है आपसे, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड मैं पूरा आपको कवर कराऊंगा, A to Z सारी चीज़ें, इसके एस्पेक्ट जो है मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। मंडे से हम टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस हैं हम स्टार्ट करने जा रहे हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप उन क्लासेस को अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर लेते हो तो 100% आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन तो ईजिली हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूँ ना इन तीनों सेक्शन में से सबसे ईजी टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है सबसे आसान आता है, इसके क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने सारी क्लासेस अगर ढंग से फॉलो कर ली तो, ठीक है। और रही बात थर्ड पोर्शन की, तो वो आपका रीजनिंग एबिलिटी यानी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग आप सबको पता ही होगा, अगर आपने CUT का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि रीजनिंग क्या होता है। बहुत इजी सेक्शन ये भी, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तीनों सेक्शन के ऊपर, तो आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा RI के अंदर, ठीक है। RI में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना अगर आप देखोगे, अगर आप लेवल की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका BSc BEd, BA BEd, ठीक है, मेनली तो हम इसी के ऊपर फोकस करें। BSc BEd और BA BEd जो है वो आपका ग्रुप A के अंदर आता है। ग्रुप A का मतलब क्या है, ग्रुप A का मतलब ये है कि आपके इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, उसका जो लेवल होगा हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी होगा, 10th और 12th होगा, इससे ऊपर का नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। देखो ये चीज़ क्यों बताइए, मैं क्लियर कर दूँ। आपको पता है जो RI है सिर्फ आपका BA BEd BSc BEd का तो एग्जाम लेने नहीं जा रही है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे कोर्सेज है, तो हर कोर्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है। सिलेबस सेम है बट स्टैंडर्ड जो है, लेवल जो है, जो लेवल है क्वेश्चन के जो लेवल है वो अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। BSc BEd की बात करें या BA BEd के अंदर बात करें तो यहाँ बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10th और 12th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपसे मुश्किल चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे कहने का मतलब है आपसे, ठीक है। उसके बाद अगर बाकी ग्रुप में बात करें, जैसे अगर आप BEd करने जा रहे हो, ठीक है, जो 2 ईयर का जो BEd होता है उसमें आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा और आपसे बेसिकली जो ग्रेजुएशन लेवल की जो चीज़ें वो पूछी जाएगी। तो यही बताने का पर्पज़ है और कुछ नहीं। मेन अगर आप BSc BEd या BA BEd के लिए जा रहे हो तो ग्रुप A आपके काम का है, जिसमें आपसे 10th और 12th लेवल की चीज़ें पूछी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से अगर बात करें लैंग्वेज के यानी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें 30 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना टोटल 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, कुल मिला के 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन। ध्यान रखना आपके पास जो मीडियम होता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों अवेलेबल होता है। ऑब्वियस बात है इंग्लिश में तो इंग्लिश ही आएगा, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम आपके पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ आइटम कितने, जैसे कि मैंने बताया 80 क्वेश्चन है और आपको कितना टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा 120 मिनट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 160 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होने वाला है।
जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो 160 नंबर में से बनेगी। यानी कि आप सही करोगे तो आपको 2 नंबर रिवॉर्ड किया जाएगा। गलत करने पे ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है -0.5, यानी गलत करने में -0.5 आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ध्यान रखना, आपको एग्जाम में उतना ही अटेम्प्ट करना है जितना आता हो। फालतू अटेम्प्ट करोगे, अननेसेसरी अगर आप रिस्क लेने जाओगे तो नेगेटिव में भी मार्क्स आ सकती है। तो ये चीज़ें होगी आपकी जो सिलेबस है उससे रिगार्डिंग, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। बाकी एग्जाम डेट यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम डेट क्या है 16/6/2024, ठीक है। जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 16 जून को होने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया जो आपका NCERT का जो है वो 12 जून को होने वाला है और उनका 16 जून को होने वाला है। तो बिल्कुल पास है। तो आप दोनों के उसके तो फॉर्म फिल कर ही चुके होंगे, इसके भी ज़रूर फॉर्म फिल कर लो ताकि दोनों की प्रिपरेशन के साथ ही आप दोनों को आराम से निकाल सको, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। बाकी जो भी बच्चा अगर BSc BEd या BA BEd के लिए जाना चाहता है तो उसको अपना जो मार्कशीट है, यानी कि उन्होंने 12th पास कर लिया, ये प्रूफ आपको 20 जून तक देना पड़ेगा। आई होप आप में से मोस्टली बच्चों के रिजल्ट आ चुके होंगे 12th के। बाई चांस नहीं भी आया तो भी आपके पास बहुत टाइम है, 30 जून तक आपको रिजल्ट देना है। 30 जून तक आराम से सबका रिजल्ट आ चुका होगा, ठीक है। सॉरी 20 जून तक सबका रिजल्ट आ चुका होगा 12th का। तो रिजल्ट की तो टेंशन नहीं लेनी, रिजल्ट आपका आ चुका होगा, आराम से आप एडमिशन ले सकते हो। यानी ये डेट आपके लिए उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है क्योंकि मोस्टली बच्चों का रिजल्ट आ चुका है या 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है। मेन आपको ध्यान रखना है इसके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है 30 मई है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 10-12 दिन बचे हुए, जल्दी से अप्लाई कर लो। और दूसरी चीज़ आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है 16 जून को होने वाला है। ये 2 मेन डेट है जो कि आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं। बाकी जो रिजल्ट है एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा 5/7/2024 को, यानी 5 जुलाई को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स है कितने नहीं आए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। बाकी यहाँ पे अलग अलग जो NCERT के अंदर जो अलग अलग रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन उसके बारे में बता रखा है। जैसे भुवनेश्वर है, मैंने आपको बताया टोटल 5-6 है, तो इसमें से सबसे पहले क्या एक भुवनेश्वर है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे भुवनेश्वर के अलावा अजमेर में भी है, भोपाल में है, 3 हो गए, चौथा मैसूर है, ठीक है। 5 अगर बात करें शिलोंग, और एक छठा भी है यहाँ पे बेसिकली। यहाँ पे देखोगे तो ये कौन सा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन टीचर्स एजुकेशन, ये बेसिकली हरियाणा के अंदर है, ठीक है। ये हरियाणा के अंदर झज्जर में, ठीक है। तो टोटल मिला के 6 आ रही है जो कि आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है अलग अलग कोर्सेज करने में, चाहे आप BA BEd करो, BSc BEd करो, ठीक है, या नॉर्मल 2 ईयर का BEd करो, M.Ed करो, या और भी बहुत सारे टीचिंग से रिलेटेड कोर्स है। आप इन 6 में से कहीं से भी आप कर सकते हो जहाँ जहाँ नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। तो ये पूरा प्रोस्पेक्टस था NCERT जो हमारा RI है उससे रिगार्डिंग। यहाँ पे मैंने A to Z सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस कर दी कि एग्जाम डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया हो, कुछ भी अगर डाउट आपके रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं दोबारा एक बार बोलना चाहूँगा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने NCERT का फॉर्म फिल किया है, यानी जो 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड BEd के लिए जो NCERT का जो एग्जाम होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको RI के लिए भी ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 NCERT RI के लिए भी आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इससे आपके पास डुअल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, वो भी आप क्लियर कर सकते हो, ये भी क्लियर कर सकते हो। दोनों का पैटर्न अगर देखा जाए थोड़ा बहुत डिफरेंस है, खैर वहाँ पे भी GT पूछा जाता है, यहाँ पे भी आपका रीजनिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज वहाँ पे भी, लैंग्वेज यहाँ पे भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड वहाँ पे भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड वहाँ पे भी है। तो अगर आप NCERT की प्रिपरेशन करो तो RI की प्रिपरेशन आप आराम से कर सकते हो। रही बात BEd की, BEd के अंदर जो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd के कोर्सेज, चाहे वो NCERT हो या ये RI हो, इसके अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन पूछा जाता है उसकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मंडे से मैं आपको वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि RI क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, A to Z सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।